गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? एक बार कंफर्म करना। ओके, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। ठीक है, आज हमारी है 16th क्लास। और मैंने लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिया था, किसी को याद है? बच्चे नहीं आ रखे आजकल, लेट आते हैं। कोई बात नहीं, कम है बच्चे। चलो ठीक है, इधर देखो। ये जो है, कोई नहीं, रिकॉर्डेड देख लेंगे। जो ये वन बुकलेट है हमारी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है। इसको डाउनलोड कर लेना ज़रूर। इसको डाउनलोड करने के बाद इसी के अंदर से जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। सो नीचे चलते हैं। यहाँ गाइडेंस वगैरह कैसे ऐसे लिखना है, कैसे कॉम्प्रहेंशन लिखना है, कैसे लॉन्ग आंसर लिखना है, सबकी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करा रखी है। वेरी गुड इवनिंग सिमरन। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, कैसे जो है तुम्हें तीनों चीज़ करनी है IBACIA वालों को। उसके बाद मॉक टेस्ट 1 इसके अंदर हम थे, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। मॉक टेस्ट 1 ये रहा हमारा, ठीक है। मॉक टेस्ट 1 में ऐसे राइटिंग तो हम बेसिकली जो PYQs है उसकी कर रहे हैं, राइट। हेलो अरुण। ये जो ऐसे राइटिंग है ये हम PYQs की कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कॉम्प्रहेंशन था, कॉम्प्रहेंशन PYQs के 3 ही थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो कॉम्प्रहेंशन हमने यहाँ से करा था अपने ये वन बुकलेट से। ये कॉम्प्रहेंशन हम कर चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। उसके बाद मैंने आपको लॉन्ग आंसर करवाए थे। लॉन्ग आंसर के अंदर ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम ये करेंगे, ठीक है। ये वाला इसका होमवर्क दिया था मैंने तुम्हें। तो चलो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे और इसको हम जो है लिखना भी सीख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग। CDS जर्नी। हाँ, सेकंड वाला होमवर्क दिया था। फर्स्ट वाला तो हो चुका है ना हमारा, फर्स्ट वाला तो पहले ही कर लिया था। जिन बच्चों ने क्लास वगैरह ली है उन बच्चों को भी लिखने को दिया था, और जो बच्चे यहाँ पे क्लास लेते हैं उनको भी लिखने को दिया था, दोनों को ही दिया था। तो चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये था हमारा होमवर्क। ज़्यादा बड़ा हो गया, फिर नहीं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, हो गया। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिखना है 2 पेज में। मैंने बोला था 2 पेज में लिखना, ज़्यादा पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा इतना। यहाँ पे जो तुम 5-6 पेजों में लिख भी लोगे, वहाँ जाके 2 पेज ही लिख पाओगे। क्यों लिख पाओगे 2 पेज? 60 मिनट है भाई, सिर्फ 60 मिनट्स, ठीक है। कितने? 60 मिनट्स। 1 घंटे का टाइम है, जिसमें हमें करनी है 4 चीज़ें। 4 चीज़ें कैसे? अभी तुम्हें पता होगा 3 चीज़ें करनी है, लेकिन एक्चुअल में 4 करनी है। एक एसे, ठीक है, एक कॉम्प्रहेंशन, और 2 लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो लेट्स से एसे जो है तुम्हारा कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, ठीक है। ये 20 मार्क्स का ये ऐसे है। तो कितने वर्ड लिखोगे? 300 वर्ड्स। इससे ज़्यादा लिखोगे नहीं, क्योंकि 30 मार्क्स का था तो 400 लिखवाते थे। अब 20 का हो गया तो 300 वर्ड्स लिखवाएंगे, 250 से 300 वर्ड, ठीक है। इसके लिए मान लो लेट से 2 पेज या 2 से 2.5 पेज इसके लिए लिख दोगे, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन के अंदर। उसके बाद लॉन्ग आंसर, ठीक है, यहाँ पे 4 पेज लिखने पड़ेंगे, ठीक है, 10-10 के, 150-150, ठीक है। अब ये इसको टाइम को डिवाइड करो। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़, राइट। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ को। अगर टाइम को डिवाइड करोगे देन यू विल फाइंड कि भाई ऐसे लिखने के लिए हमारे पास 25 से 30 मिनट रहेंगे, ठीक है। 25 से 30 भी ना बोलो तो 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में ऐसे लिखना पड़ेगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए 5 मिनट तुम ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए लोगे। 900 वर्ड सर, ये क्या चीज़ है अरुण? 900 वर्ड्स, अच्छा ठीक है। 150, 150, 300, 300, 600। ये कॉम्प्रहेंशन के अंदर तो सिर्फ ऐसे राइटिंग लिखना। 900 कहाँ से आ गए? कनेक्ट कैसे हो गया हमारा? इसको 1 मिनट में तो, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हमारा नेट नहीं चल रहा है क्या? ओके, हाँ, नेट चल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम CAPF के लिए टाइम को डिवाइड करें तो, ठीक है। CDS जर्नी अभी IB का ये है, तुम्हारे लिए लेके आऊँगा तुम्हारे चैनल के ऊपर, ठीक है। IB का चल रहा है। IB इसको CAPF को भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा दूर है। और तुम्हारे लिए भी है प्रोग्राम मेरा, CDS वाले CAPF वालों के लिए भी मैं कर रहा हूँ एक चीज़। तो उसको करने के बाद फिर CAPF वाले चैनल पे उसको है हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद रवि मोहन, काफ़ी टाइम आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद दिखे, कहाँ पे गायब थे? चलो आ जाओ, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने टाइम को डिवाइड कर दिया IB के एग्ज़ाम को, ठीक है। इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस डेली ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन जो है जोश में आके लिख लिया, दूसरे दिन नहीं लिखा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस टाइमलाइन के अंदर लिखने की चीज़, या फिर हर चीज़ को ट्राई करना, ठीक है।
जब कंप्लीट एक पेपर लिखोगे ना, तब एक्चुअल में पता चलेगा कि टाइम की वैल्यू क्या है, 60 मिनट्स में क्या तुम्हें करना है, क्योंकि ये 60 मिनट्स जो है यही फाइनली जो नेक्स्ट राउंड में जाओगे नहीं जाओगे वो डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब ज़्यादा नहीं बोलते, अब जो है अपना काम की बात पे आते हैं। कोई बात नहीं रवि मोहन, देखो ये क्वेश्चन दिया था मैंने, और मैंने इसके लिए आपको जो है तरीका भी बताया था कि जब हम लॉन्ग आंसर करते हैं, लॉन्ग आंसर करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले की डिमांड, सबसे पहले कौन सी बात का ध्यान रखना होता है? की डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कि एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। सिमरन बोल रही है सर जी अभी लिखने में टाइम बहुत लग रहा है। डेफिनेटली सिमरन, स्टार्टिंग में लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा कि यू रियलाइज़ कि 60 मिनट का तो हमारा जो है टोटल पेपर ही है, और हमें एक आंसर लिखने के लिए 30 मिनट लग रहे हैं, एक लाइन लिखने के लिए 15 मिनट लग रही है। ऐसा होगा, स्टार्टिंग में होगा, लेकिन एक बार जो है पेन चलाने की हैबिट हो गई ना, उसके बाद नहीं होगा ऐसा। स्टार्टिंग में होता है ऐसा कि जब तक हमें पेन चलाने की हैबिट नहीं होती ना, तो वो परफेक्शनिज्म का हमारे अंदर थोड़ा सा वो रहता है कीड़ा, कि जो है एकदम परफेक्ट ऐसे लिखना है, एकदम परफेक्ट जो है हमारा लॉन्ग आंसर होना चाहिए, एकदम परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन होना चाहिए। उसी चक्कर में जो है 15 से 20 मिनट हम लगा देते हैं पहली लाइन लिखने के लिए। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब आप अकेले नहीं हो। ठीक है, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि जस्ट थिंक अबाउट कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझे जस्ट लिखना है, कोई परफेक्ट लाइन नहीं है, कोई परफेक्ट ऐसे नहीं है, कोई परफेक्ट लॉन्ग आंसर नहीं है। ऐसे करके लिखोगे ना, तो तुम्हारा जो टाइम है वो रिड्यूस होगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा होगी टाइम रिड्यूस होगा और क्वालिटी आएगी। स्टार्टिंग के 20-30 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 20 दिन, 20-30 पेपर जो है उनको बियर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गंदा लिखोगे आप लोग। इसको कर लिया फिर इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इसलिए स्टार्टिंग के फर्स्ट डे मैंने बोला था एक क्या करना, रजिस्टर बनाना। बोला था या नहीं बोला था? बोलो, बोला था ना कि स्टार्टिंग के दिन में बोला था कि एक रजिस्टर बनाना, और फर्स्ट डे से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करना, जैसा बोलता हूँ वैसा करना। देन जब तक हमारा लेक्चर्स ये सारी चीज़ सीरीज खत्म होगी, तब तक आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो आ चुका है। और बच्चे कमेंट भी करते हैं, एक शायद दीक्षी डी से कुछ नाम है, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, मैं कभी कभी कमेंट देखता हूँ। सो शी वाज सेइंग कि सर इतना ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट आई है कि मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रही। कमेंट में ही लिखा हुआ है, देख लेना। सर बट जब टॉपिक को लिखना स्टार्ट करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। सर मैं ऑफलाइन क्लासेस कवर कर रही हूँ सर, जो आपने काम बोलते हो वो भी करती हूँ। वेरी गुड सिमरन, ऐसे ही करना है। ठीक है, सीडीएस इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। देखो ये जो है ना कि समझ नहीं आता कहाँ से लिखना है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है, जस्ट उसको देखो। लेट्स से यहाँ पे चलते हैं, चलो अब करना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे जो है एक्चुअल में करना है। ठीक है, चलो इधर देखो। द सर्विस सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज जीडीपी। ठीक है, मतलब जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, यहाँ पे ये बता रखा है। बट कंसर्न ऑफ जॉबलेस ग्रोथ परसिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं पूछ रखा, सिर्फ यहाँ पे बता रखा है यहाँ तक में। ठीक है, कुछ नहीं पूछा है आपसे। सर मैं पहले सर और बैचेस में फंसी रही, बट मेरे को समझ इस चैनल से आया सर। ओके, थैंक यू सो मच सिमरन। अब चलो इधर ध्यान दे लो, कमेंट कम करो, थोड़ा पढ़ने में ध्यान दो। इधर देखो, सर्विस सेक्टर, ये देखो फर्स्ट लाइन देख रहे हो क्या बोल रखी है? फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं पूछा है तुमसे, यहाँ पे सिर्फ बता रखा है। ठीक है, द सर्विस सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियाज जीडीपी, बट कंसर्न ऑफ जॉबलेस ग्रोथ परसिस्ट। कुछ समझ आया यहाँ पे? देखो, जब आपने जो है अपना जो जीडीपी का सर्विसेज वाला देखा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, कुछ तो जानना पड़ेगा, बिना जाने तो हो नहीं पाएगा, कुछ तो नॉलेज लेनी पड़ेगी कोर अंडरस्टैंडिंग की। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से बात करें, एग्रीकल्चर 16% को जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, और अराउंड 46% जो है हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है हमारी? डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या कि लोगों की ज़रूरत कम है और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा दे रखी है। यही दिख रहा है, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन और 46% जो हमारी जनता है वहाँ पे लगी हुई है, वर्कफोर्स। सर्विस सेक्टर की बात करें, ये सारा हमारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ठीक है, सर्विस सेक्टर की बात करें तो 27% जो हमारी जीडीपी में सर्विस नहीं, ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर।
ठीक है, ये हमारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर 27% कुछ कंट्रीब्यूट करता है और यहाँ पे भी कुछ 24% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब मोर और लेस यहाँ पे बराबर है। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये ग्रो नहीं हो रहा ज़्यादा, यही 1990s के टाइम पे कुछ इसका रेशियो था, यही आज के टाइम पे भी है। और एम्प्लॉयमेंट 24% कुछ प्रोवाइड कराता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर उसके बाद आता है हमारा सर्विस सेक्टर। ये थोड़ा पता होना चाहिए हमारा कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, किस सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, तभी ऐसे आंसर का जो है आप आंसर कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 57% हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। यही यहाँ पे बोला है ना, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। क्वेश्चन देखो और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखो, यहाँ बोला है हमारी सर्विस सेक्टर जो है has emerged as the largest contributor to India's GDP। 57% लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। लेकिन क्या कंसर्न है, कंसर्न ये है कि ये सिर्फ जो है अराउंड 30% लोगों को, जो हमारी 30% पॉपुलेशन है उसको जॉब प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम है जॉबलेस ग्रोथ की। ठीक है, कि यहाँ पे ग्रोथ तो हमें दिखने को मिल रही है, हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से जो है जॉब नहीं आ पा रही। इसे क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, यही इस स्टेटमेंट के अंदर बोला है। तो सबसे पहले तो भाई स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। समझ आया नहीं आया? इंडस अरुण क्या बोल रहे हो? ठीक है, ये समझ आया नहीं आया कि हमारे सर्विस सेक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम है? स्टेटमेंट के अंदर भी वो बोल रखा है और हमने समझ भी लिया, राइट। अब आगे चलो, यहां पे लिखा हुआ है, ओके अरुण मॉडर्न हो रहा है दिन पर दिन, ये सर बोल रहा है। चलो ठीक है, इधर देखो, क्रिटिकली एग्जामिन करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है क्या चीज़ को, रीजन को। क्या रीजन है इसका, रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिना एंड सजेस्ट मेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो की डिमांड है क्वेश्चन की वो क्या, कि ये जो हमारा जॉबलेस ग्रोथ है इसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। दूसरा की डिमांड है कि अब रीजन हमने बता दिए, तो इसका मेजर्स क्या है, कैसे इसको जो है ठीक कर सकते हैं और ग्रोथ को जो है हम मोर इंक्लूसिव बना सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर ही सारी चीज दे रखी होती है, हमें बाहर से कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लॉन्ग आंसर के अंदर हमारे जो लॉन्ग आंसर्स हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि जो हमें समझ आता है हम उस पर जो है लिखना चालू कर देते हैं। क्वेश्चन जो मर्जी पूछ रहा हो, हमें जो आता है हम बताना चालू कर देते हैं। देखो हमें ये आता है, हमें ये आता है, क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं करते, वहां पे नंबर नहीं मिलते। 10 नंबर का है, नहीं करोगे तो 2.5 मिलेंगे और करोगे तो 7 से ऊपर मिलेंगे, 7, 7.5, 8, 10 के 10 किसी को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना। क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की, डिमांड है क्वेश्चन की रीजन बताना है। रीजन किसका बताना है, रीजन बताना है जॉबलेस ग्रोथ का। देन उसके बाद हमने रीजन बता दिया, उसके बाद हमें मेजर्स बताना है। ये दो चीज हमें बतानी है मेनली। ठीक है, तीसरी चीज कोई पूछी नहीं, तीसरी तो बताइए उसने। समझ आ गया? अब यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि यहाँ पे अगर जब लॉन्ग आंसर लिखना है तो कुछ की पॉइंट्स हमें याद रखने पड़ेंगे। सर इसमें इंट्रोडक्शन नहीं देना होता ना सर, बस डिमांड और इसके हिसाब से लिखना होता है। अरे नहीं अरुण, सुन तो लो। देखो यहाँ पे ये तो की डिमांड है, ये क्या है, की डिमांड है। अब इसका फॉर्मेट भी तो कुछ होता होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि की डिमांड है तो डायरेक्टली लोग रीजन से चालू करते हैं, ये रीजन है वो रीजन है, नहीं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है इसका। हमने ऐसे राइटिंग देखी थी ना, सेम ऐसे राइटिंग के जैसे यहाँ पे भी इसका कुछ है फॉर्मेट होता है, लेकिन ऐसे राइटिंग ऑन लॉन्ग आंसर के अंदर जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉर्मेट ये कंप्यूटर फॉर्मेट वाला नहीं है, ये वो वाला है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे बहुत एकदम शॉर्ट में रहता है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एकदम शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं है कि वो 20% वर्ड जो है इसके होने चाहिए, एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें देना है। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है ये बेसिकली क्या चीज रहेगी इसमें, देखो इसके अंदर रहेगा ये मतलब कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दे रखा है, ठीक है, यहीं से कुछ हमें लिखना पड़ेगा, तभी जाके जो है हमारा आगे का जो क्वेश्चन है वो अलाइन करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देंगे, सर्विस सेक्टर हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया जीडीपी बट कंसर्न ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। तो यहाँ पे या तो ऐसे करके जो है कंपैरिजन कर लो, उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बता दो, फिर उसके बाद रीजन चालू कर दो, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज कुछ और मेथड हो तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन वो कोट अप्रोच ये सारी वो ऐसे राइटिंग वाली है। यहाँ लॉन्ग आंसर के अंदर उसको यूज मत करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद हमारा आता है मेन बॉडी। यहाँ पे सारा खेल किसका है? सारा खेल यहाँ पे मेन बॉडी का है। मेन बॉडी के अंदर क्या आएगा? मेन बॉडी के अंदर आएगी हमारी की डिमांड। की डिमांड, ठीक है। अरुण, मेरे को लगा तुम्हें तो सारा आता होगा, तुम तो मरवा दोगे मेरे को। देखो इंट्रोडक्शन मैंने कब कब बोला इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। यहाँ पे जो है हमें की डिमांड लिखनी है, ठीक है। की डिमांड क्या थी? रीजन और मेजर्स, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन शॉर्ट, एकदम जैसे इंट्रोडक्शन शॉर्ट था वैसे कंक्लूजन शॉर्ट। इसी के साथ कुछ अलाइन करके लिखना है। ऐसे राइटिंग वाला कुछ नहीं यहाँ पे अलाउ फॉलो करना, ठीक है। यहाँ पे फ्लो चार्ट यूज करो, यहाँ पे डायग्राम यूज करो, यहाँ पे जो है की पॉइंट्स यूज करो, यहाँ पे मैप कराओ, जो तुम्हारा मन करे वो करो। बस मोटिव क्या है? नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना, मैक्सिमम नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना है यहाँ पे मोटिव, बस, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब इसका आंसर करते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पे, अब आ जाओ आंसर करते हैं, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी करके ला रखा हूँ कि यहाँ पे लिखने बैठूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, आधे बच्चे गायब हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो देखो, सेम जैसे मैंने ऊपर करा सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखने में मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं पेज में लिखता हूँ, ठीक है। सर आपके जा रहा है लिखा हुआ, अच्छा पीछे जा रहा है लिखा हुआ, ठीक है। कोई नहीं, वो तो अब यहाँ पे हो गया, वो देख लेना, मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिना और यहाँ पे मेजर्स, ये दो चीज़ जो है हमें एक्चुअल में डिमांड को सेटिस्फाई यहाँ पे करना है, दो चीज़, ठीक है। अब देखो सर्विस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तभी रीजन बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे, बहुत मुश्किल है रीजन बताना। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे वो रटने वाली चीज़ें नहीं चल पाएगी, यहाँ पे तो समझना पड़ेगा, और समझने के बाद ही इसका आंसर निकल पाएगा, या फिर इसको घुमा भी दे एग्जामिनर क्वेश्चन को तो भी तुम आंसर कर लोगे, ठीक है। अब देखो वहीं से मैंने स्टार्ट करा है। सर्विस सेक्टर सर्व एज द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग 55% ऑफ जीडीपी। डिस्पाइट दिस अ पैराडॉक्स परसिस्ट। पैराडॉक्स परसिस्ट मतलब कि अपोजिट सिचुएशन परसिस्ट है। जैसे अपोजिट सिचुएशन कैसे? कि जीडीपी में तो ऊपर जा रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नीचे जा रहा है, ये पैराडॉक्स परसिस्ट है, ठीक है। its expansion has not translated into proportional employment, कि इसका तो एक्सपांशन हो रहा है लेकिन उसके बराबर जो है एम्प्लॉयमेंट आ नहीं पा रही, और इसी को हम क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। तो मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर का थोड़ा बता दिया, और जॉबलेस ग्रोथ को जो है डिफाइन कर दिया, दो चीज यहाँ पे मैंने कर दी, ठीक है। अब आते हैं इसकी मेन डिमांड के ऊपर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे सीख लेते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है मेन, इसकी जो ग्रोथ आई थी 1990s के बाद आई थी। क्यों आई थी? क्यों, कोई बता सकता है? देखो 1990s के बाद में विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ आने लग गई थी, ठीक है। उनके आने के साथ जो है सर्विस सेक्टर की डिमांड, मतलब कि जॉब्स जो है वो आने लग गई थी हमारे यहाँ पे। इंटरनेट कनेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ी थी। उसके बाद आईटी फर्म, ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अंदर जो है जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आने लगी थी, जिसके बाद हमारी जो हमारी मिडिल क्लास थी उसकी इनकम बढ़ने लगी। मिडिल क्लास की इनकम बढ़ने लगी तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने लगी तो फिर और सर्विसेज जो है जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ये बढ़ने लगा, ठीक है। तो ऐसे करके सर्विस सेक्टर की जो है डिमांड बढ़ी थी, ऐसे करके हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कुछ बढ़ा था, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफली मैंने आइडिया दे दिया आपको। उसके बाद चलो इधर आ जाओ, देखो रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिना जॉबलेस ग्रोथ, ऐसे करके ब्रैकेट में डाल देना इसको भी आप लोग। देखो पहला पॉइंट, आईटी, टेलीकॉम, फाइनेंस और आईएआई एक्सेट्रा, ये कौन से सेक्टर हैं? ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। अगर आपको सर्वर लगाना है, ठीक है, तो कम से कम आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 20 से 50 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, और ये जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होते हैं ये बेसिकली जो आउटपुट देते हैं वो फ्यू वर्कर्स के बिहाफ पे देते हैं। लेट्स से सपोज करो आईटी कंपनीज, ठीक है, आईटी कंपनीज का जो एक वर्कर है अगर मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करें वहाँ के 10 वर्कर के बराबर जो है ये आउटपुट निकाल के देता है, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि ये जो हमारे सेक्टर्स हैं सर्विस सेक्टर्स, ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है मशीनें ज़्यादा जो है काम करती हैं कंपैरेटिवली मैन, ठीक है। एक तो पहला ये हो गया हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए क्या है यहाँ पे फ्यूअर ग्रोथ है। सेकेंड चीज़ हो गई हमारी ऑटोमेशन,
ऑटोमेशन और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन्होंने और ज़्यादा जो है जले पे नमक छिड़कने वाला काम कर दिया है। एक तो वैसे ही इन सेक्टर्स के अंदर जॉब कम है, उसके बाद ऑटोमेशन और हो गया है, ठीक है। ऑटोमेशन के बाद क्या हो गया, ड्रास्टिकली जो लेबर फोर्स का साइज था हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर वो रिड्यूस हो गया है। एग्जाम्पल के लिए द हिंदू की रिपोर्ट लगा दी मैंने, जनरेटिव एआई डिस्प्लेस 5000 सर्विसेज जॉब इन कॉल सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है, हमने देखा था, अगर क्लास वगैरह ली होगी आपने, जो मैंने बेसिक फाउंडेशन प्रोवाइड करा रखा है, तो हमने देखा था सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर के अंदर जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होती है कि लेट्स से अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी जो है फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है ये आइसोलेशन के अंदर जो है वो डेवलप हुआ है, तो इसका जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है वो बहुत कम है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के साथ। सो वन ऑफ द रीजन यही है कि इसने जो है बहुत कम जो है वो अब्जॉर्ब करें हमारे वर्कफोर्स। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो अदर सर्विसेज है आईटीज और इनको छोड़ के, जैसे डोमेस्टिक वर्क का भी एक सर्विस हो गया, टूरिज्म का भी एक जो है ये भी एक तरह से सर्विस सेक्टर में आता है। ये सारे जो सेक्टर है ये इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो सारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री ले लो, हमारे जो गाइड वगैरह हो गए, ठीक है। प्लस इसके साथ जो हमारे आईटी वगैरह है वहाँ पे स्किल मिसमैच है कि जहाँ इंडस्ट्री को जो लोग चाहिए वो एक्चुअल में उसे मिल नहीं पाते, करिकुलम का जो लोचा रहता है हमारा वो, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद रीजनल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। रीजनल इम्बैलेंस कैसे, कि ये जो हमारे सर्विस सेक्टर की जो फॉर्मल जॉब्स हैं वो दिल्ली जैसे स्टेट्स के अंदर, दिल्ली जैसे एरिया के अंदर जो है सिमट के रह गई हैं, ठीक है। तो लार्जली ये जो जॉब है ये कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आपको पाएंगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस बता रखा है, हमारा दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया। अगर अदर रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो है सर्विस रिलेटेड जॉब नहीं है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, तो इसने जो है रिस्ट्रिक्ट कर रखा है हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ को सर्विस सेक्टर के अंदर ओवरऑल मिला के, ठीक है। समझ आया इतना? थोड़ा सा अजीब सा हो गया होगा, लेकिन जब सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ोगे तो समझ आएगा कि एक्चुअल में तो यही रीजन है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री वगैरह हुई, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो कम वर्कर अब्जॉर्ब करती है, बाकी जो अब्जॉर्ब करती है वो भी ऑटोमेशन के थ्रू जो है बाहर निकल रहे हैं। कौन सा सेंटेंस अच्छा था अरुण? ठीक है, वो बाकी जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें भी ऑटोमेशन हो रहा है, तो ज़्यादातर जो प्रोडक्शन हो रहा है, वर्क हो रहा है, वो हमारे इनके थ्रू हो रहा है, ऑटोमेटेड। जैसे चैटबॉट हो गया, अब पहले जो है व्हाट्सएप पे अगर बात करनी होती थी तो जो है एक जो है आप उनसे बात करते थे टेलीकॉलर से, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो भी सारा ऑटोमेटेड हो गया। तो ये ऑटोमेशन ने सर्विस सेक्टर के अंदर जो ऑलरेडी जॉब थी उसको भी जो है इलेमिनेट कर दिया है। इसके बाद हमारा आइसोलेशन वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेस और रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसको अगर ठीक करना है तो हमें पॉलिसी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे, बिना पॉलिसी मेजर्स के ये सारी चीज़ें जो है ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। पॉलिसी मेजर जैसे सबसे प्यारा सॉल्यूशन, लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, सर्विस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो है हमारी गवर्नमेंट को जो है प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। जैसे टूरिज्म हो गया तो हमारी गवर्नमेंट लेके आई है सर्किट, टूरिज्म सर्किट। लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक में भी जो है हमारा गति शक्ति वो चल रहा है। हेल्थ केयर हो गया, आत्मनिर्भर भारत, हेल्थ केयर में हमारा पीएम योजना, और हमारा एग्रो सर्विसेज। तो हमें इन सेक्टर्स में जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि ये जो सेक्टर हैं ये एब्जॉर्ब करें जो हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर वाली है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था मिसमैच हो गया, मिसमैच को कैसे ठीक कर सकते हैं, हमारा इंडस्ट्री और ट्रेनिंग लिंकेज के थ्रू। इसके लिए हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको जो है प्रॉपर तरीके से सारी चीज डिस्कस करनी होगी, प्रॉपर तरीके से एक्चुअल रीजन बताना पड़ेगा और एक्चुअल सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। हमने देखा था रीजनल इम्बैलेंस है, जो हमारी जॉब्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से मटके रह गई हैं, उसको ठीक करने के लिए डिसेंट्रलाइज कर दो सर्विस एम्प्लॉयमेंट को, रीजनल सर्विस हब क्रिएट कर दो। तो हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के तहत जो हमारी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं उसके अंदर जो है ये बीपीओज वगैरह डेवलप कर रही हैं, तो एक्चुअल में ये काम भी हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो हमें डेवलप करने चाहिए, लेकिन बात तो हो रही है सर्विस सेक्टर की। देखो, जब ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है डेवलप होंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर साथ साथ जो है डिमांड लेके आएंगे। डिमांड से क्या होगा, ये सपोर्टिव जो सर्विसेज हैं जो सर्विस सेक्टर में आती है वो क्रिएट होंगी।
सिमिलरली जैसे चाइना ने करा था। चाइना ने क्या करा था, देखो चाइना ने मेनली फोकस करा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो सर्विस सेक्टर के अंदर आया है। लेकिन इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली जंप लगाया है सर्विस सेक्टर के अंदर। क्यों लगाया, हमने वो लेक्चर्स वगैरह में देख लिया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी जो है अनटच्ड है, इसके लिए हमें करना पड़ेगा और हमारी गवर्नमेंट कर भी नहीं है। जैसे PLI स्कीम लेके आ गई, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, और मोर और लेस ये भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो ये है सर्विस सेक्टर है, इनफॉर्मल से डोमिनेट भी करता है। ठीक है, क्योंकि अगर IT सेक्टर इनकी बात करें तो इनका रेशियो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मलाइज करना चाहिए। फॉर्मलाइज करें कैसे, यूनिवर्सल कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जैसे हमारा ई श्रम पोर्टल हो गया, तो इसके थ्रू जो है हम ये डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स जो हैं, पॉलिसी मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं सर्विस सेक्टर में मोर जॉब क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सर आई डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस, जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर एंड आई गेस आई विल बी एबल टू मेक इट टू द इंटरव्यू, व्हाट डू यू थिंक, विल दे गिव मी अ चांस टू ज्वाइन IB? डेफिनेटली, अगर अच्छा आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली दे विल गिव यू चांस टू ज्वाइन द IB। उसके बाद तो इंटरव्यू है, और सारी नॉलेज का खेल है ग्रेजुएशन के अंदर। देखो ये सारी जो नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आपको है आफ्टर ग्रेजुएशन जो कोई मास्टर्स और कोई PhD करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है हम NCERT में पढ़ते हैं, लेकिन हमारी टायरेनी ये है कि हमारे स्कूल में इस तरह से NCERT पढ़ाई नहीं जाती कि हमें जो है समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, एक्चुअल में ये सारी चीज़ें NCERT के अंदर लिखी हुई है। NCERT फिर उसके बाद हमारा न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, तो कोई मोटे मोटे बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी बुकों से काम हो जाता है हमारा, बस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ आई। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। तो देखो यहाँ पे देखा, ना तो मैंने कोई जो है मेन बॉडी, ना तो कोई जो है इंट्रोडक्शन, उसका कंक्लूजन वो लिखा है, हेडिंग लिखी है। यहाँ पे जस्ट मैंने जो है जो पूछा गया है उसकी हेडिंग यहाँ पे लिखी है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में, इंडिया सर्विस सेक्टर इज डूइंग गुड, जो हमारा सर्विस सेक्टर है इट इज एक्चुअली डूइंग गुड डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली, बट विदाउट डेलिबरेट पॉलिसी इंटरवेंशन द जॉबलेस ग्रोथ विल परसिस्ट। हमेशा रहेगी अगर पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं लेके आएंगे। विद एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, हमने देखा था गवर्नमेंट लेके आई है। सर्विस सेक्टर के अंदर भी हमने वो देखा था ना, एक माइक्रोमैक्स ने कोई वो ऑटोमेशन जो अप्लाई करेगा अपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसको जो है हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो ऐसे सर्विस सेक्टर के अंदर भी है हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, और डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME स्टार्टअप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिएट करेंगे बैलेंस, और इस बैलेंस से आएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। और इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू इंडिया, या इंडिया लिख दिया यहाँ पे, न्यू इंडिया लिखना था, न्यू इंडिया 2047। ठीक है, तो ऐसे करके हम एंड कर सकते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन है उसके हमारे इंडिया के विजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। सर इसमें भी जो भी पॉइंट्स में स्टार्टअप गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसके बारे में लिख सकते हैं। समझ नहीं आया सिमरन, एक बार दोबारा लिखो। देखो यहाँ पे हमें जो है डायमेंशंस दिखानी है, हमें क्या दिखानी है यहाँ पे, डायमेंशंस दिखानी है। ठीक है, तो जितनी डायमेंशन दिखा सको उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम देख ली, सॉल्यूशन दिखा दिया, और जितना आप, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लिख सकते हो, ट्राई करना एक बार, 15 मिनट का टाइम ले लेना, 10 मिनट का नहीं। इससे ज़्यादा अगर लिख सकते हो तो लिख देना, लेकिन आई एम 100% श्योर कि इससे ज़्यादा लिख नहीं पाओगे। ठीक है, समझ आया? ये बताओ कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये सारी चीज़ एटलीस्ट ये जो लेक्चर ले लो, इससे भी थोड़ा सा नॉलेज में एनहेंसमेंट हुआ होगा या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी नॉलेज थोड़ी सी बढ़े। नॉलेज बढ़ेगी तभी आंसर लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस विद इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मतलब होमवर्क। ठीक है, अब भाग मत जाना होमवर्क के नाम पे, यहाँ देखो। ठीक है, एक चीज़ और सुन लो, साथ साथ थोड़ा सा प्रमोशन भी कर ही लेते हैं। देखो हमारा अभी दिवाली ऑफर चल रहा है और इससे सस्ता कहीं मिलेगा नहीं, तो कूपन वगैरह लो, और यहाँ के जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो ले लो, IB के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है? तुम्हारे इंटरव्यू में भी काम आएंगे और तुम्हारे इस मेंस में भी काम आएंगे। ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना अभी, इसके अंदर भी काम आएंगे। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ, देख लो। ये हमारी वेबसाइट है hemantra.com। ठीक है, ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये वाले, एक मिनट को इसे काटने दो।
ये जो दिख रहे हैं ना, ये सारे कूपन कोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से कूपन कोड ले लेना, कोड ले लेना। उसके बाद ये सारे बैचेज हैं, ये यूपीएससी सीएपीएफ वालों का है, ये आपका है, ठीक है। तो ये जो सबसे चीप प्रोग्राम है, चीप मतलब कि हाई क्वालिटी वाला, 100% लेक्चर्स कवर है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। इसका बेसिक प्राइस मैंने एकदम अफोर्डेबल रखा था 499, लेकिन ये जब कोड लगा लोगे तो ये 499 199 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा सस्ते की उम्मीद मत करना, हाई क्वालिटी वाला है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना, ये पसंद आए तो इसको अपग्रेड करवा लेना। टेस्ट सीरीज भी है और कंप्लीट प्रोग्राम भी है, ठीक है। जौन सा ठीक लगे वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन ट्राई ज़रूर कर लेना एक बार, ठीक है। चलो ठीक है, अब लो होमवर्क, इधर आ जाओ इधर, अब लो होमवर्क लो। ये वाला लॉन्ग आंसर हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। हमने ये कॉम्प्रहेंशन भी कर लिया, ठीक है। इसके ऐसे राइटिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम करेंगे पहले PYQs के, उसके बाद जब PYQs अगर ख़त्म हो जाते हैं फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला, ये जो हमारा पेपर, ये वाला Tier 2 है, मॉक टेस्ट 2, इसके कॉम्प्रहेंशन को हमें करके लाना है। ये वाला जो है इसको करना है हमें, ठीक है। इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपके उसमें लगा देता हूँ, फिर वो PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको करके लेके आना है, इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि जो होमवर्क नहीं करेगा उसको फिर लेक्चर देखने का फ़ायदा ही नहीं है। तो होमवर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। पता है मेरे को बच्चों को होमवर्क करने की आदत नहीं होती, वही स्कूल वाली आदतें जो है हमारी हमेशा रहती हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा, 2 मिनट दो मेरे को, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा करके लेके आना, इसको अच्छे से पढ़ना। कॉम्प्रहेंशन के लिए भी मैंने आपको बता रखा है काफ़ी बार कि कॉम्प्रहेंशन करना कैसे है। कॉम्प्रहेंशन मैंने अभी देखा थोड़ा सा, काफ़ी सारे ऐसे जो नए नए यूट्यूबर्स हैं डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं यार, कोई नहीं, चलो करने दो उन्हें, ठीक है। देखो कॉम्प्रहेंशन के तरीके होते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है कॉम्प्रहेंशन के, देखता तो मैं भी हूँ, तो वैसे तरीके बता नहीं रखे थे जैसे मैं बता रहा था, लेकिन फिर अब कॉपी करने वाले कर ही लेते हैं, कर लिया कॉपी, क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, हमें IB के हिसाब से आंसर करना है ना, तो वो थीम वीम वाला हिसाब छोड़ देना कि वो थीम को फाइंड आउट करो ऑथर का मूड क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पे काम की नहीं है हमारे। सिंपल अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो पूछा है अंडरलाइन करके वो ले लेना, ठीक है। सिमरन, इसका जो PDF है, ये जो हमारी बुक है वन बुकलेट, इस वन बुकलेट को जो है आप अपने टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का शायद लिंक दे रखा है हमारे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर नहीं भी दे रखा तो मैं अभी इसको एंड करने के बाद क्लास को आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही रखा होगा टेलीग्राम का, देख लेना उसको एक बार, ठीक है। नहीं तो मैं एक बार देख के अपडेट करवा दूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में फाइल वाले में जाके थोड़ा सर्च मार लेना, वन बुकलेट के नाम से। ये देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये रहा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वन बुकलेट, इसी के नाम से जो है मैंने इसको रीनेम भी कर रखा है, ये वाला वन बुकलेट। इसके अंदर 16 टेस्ट हैं टोटल, 16 के अंदर सारी डायमेंशंस कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है। रवि मोहन ने डिलीट क्यों कर दिया मैसेज, पढ़ने तो देते रवि मोहन सर। अरुण कह रहे हैं सर मेरे को अपग्रेड कराना था एवेल्यूएशन में, विल कांटेक्ट इन व्हाट्सएप सर। ओ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। रवि मोहन ऐसे मत करा करो, डिलीट कर दिया मैसेज लिखने के बाद, पढ़ने तो दिया करो। चलो ठीक है। अभी एक्स सर्विसमैन बहुत आ रहे हैं, रवि मोहन ने ज्वाइन करा नहीं करा पता नहीं, लेकिन अभी एयरफोर्स के एक एक्स सर्विसमैन थे, कल उन्होंने ज्वाइन करा है, वो काफ़ी देर तक बात करी। मुझे भी अच्छा लगता है किसी एक्स सर्विस से बात करता हूँ, ऐप पर मेरे भी दिन पुराने याद आ जाते हैं मेरे को। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो, परसों मिलते हैं। परसों इस कॉम्प्रहेंशन को करेंगे, ठीक है। इसको करके लेके आना, वो जो रजिस्टर बनाया ना उसको यूज़ करना, इसको प्रॉपरली बहुत सीरियस वे में करना, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा होमवर्क है ना, ये एक्चुअल में होमवर्क नहीं है, ये आपका फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि इसको करोगे तभी एग्ज़ाम में कर पाओगे। डेली प्रैक्टिस करो, जब हमारा एग्ज़ाम आएगा तो फुल लेंथ टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, ठीक है। सर टेक्निक बच्चा का रखना है, बहुत कंपटीशन है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो रवि, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ आप इंजॉय करते हो ना उसमें कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। और मुझे एक्चुअल में मैं इंजॉय करता हूँ टीचिंग को, मेरे को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे वर्क नहीं लगता, मुझे जस्ट इंजॉय लगता है कि हाँ मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो उसको कोई नहीं बीट कर सकता जो इंजॉय करता है चीज़ों को, ठीक है। बाकी चलने दो, जैसा होता है हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर डे आफ्टर टुमारो, परसों मिलते हैं, ये वाला कॉम्प्रहेंशन हम करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।